हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से जितना भी जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, जितना भी जुड़ा हुआ ट्रांसलेशन है, सारा का सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य से संबंधित जितना भी ट्रांसलेशन होगा, जितना भी इंग्लिश में अनुवाद होगा, वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक या इसी को बोलते हैं आज्ञा बोधक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य जो है वो ज़्यादा फेमस है। आज्ञा सूचक वाक्य जो है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस में। और हाँ, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसको VVI भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। आप इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ हम बताएंगे ही। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे आज्ञा का बोध हो, जिससे सलाह का बोध हो, जिससे मशवरा का बोध हो। यानी अगर किसी वाक्य का अध्ययन हम कर रहे हैं और उस वाक्य से अगर सलाह का बोध हो रहा है, अगर आग्रह का बोध हो रहा है, अगर मशवरा का बोध हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ऐसे भाव को उत्पन्न करती हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य से आदेश, प्रार्थना, राय, निषेध का बोध होता है उसे ही क्या हम कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा हिंदी वाक्य जिससे कि कोई राय, मशवरा, आज्ञा, आदेश और साथ ही साथ निषेध का बोध हो, राय का बोध हो, राय का मतलब सलाह का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन बनाते समय मेन वर्ब को पहले रखते हैं। अब मेन वर्ब का प्रयोग हम पहले करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और तब जो है वो अन्य चीज़ों को हम रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर बताया गया मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एनीथिंग। इम्परेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। जैसे पानी लाओ, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? लाना। तो लाना का क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा ब्रिंग। तो क्या है? पानी लाओ, तो ब्रिंग वाटर। क्या हो जाएगा? ब्रिंग वाटर। क्लियर है? जैसे सत्य बोलो, बोलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो बोलना अगर वर्ब हो गया तो सबसे पहले मेन वर्ब क्या है? सत्य है या बोलना है? बोलना है। तो जब बोलना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य बोलो, तो लिखेंगे स्पीक, मेन वर्ब हो गया। और क्या बोलना है? तो सत्य बोलना है, तो स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। ट्रांसलेशन बनता जा रहा है, एक ही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। क्या है? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। मेन वर्ब, अस्पताल में एक डॉक्टर से मिलो, मिलना यहाँ पर मेन वर्ब हो गया ना। तो मिलना अगर मेन वर्ब हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीट एक डॉक्टर से, तो मीट अ डॉक्टर। मीट अ डॉक्टर कहाँ मिलना है? अस्पताल में, तो लिखेंगे मीट अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। मीट अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। क्लियर है बाबू? अब इसके बाद अगला जो है वो ट्रांसलेशन एग्जाम्पल फॉर्मेट में यहाँ पर क्या है कि सुबह में अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी आप लोगों का जो है वो ज़्यादा वीक है, तो सुबह में अंग्रेजी पढ़िए ताकि आपका इंग्लिश क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। तो सुबह में अंग्रेजी पढ़ो तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। स्ट्रक्चर क्या कहता है? मेन वर्ब, इसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या चाहिए? एनीथिंग। तो हम मेन वर्ब पकड़ेंगे, तो मेन वर्ब क्या है? सुबह में अंग्रेजी पढ़ो में मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो जब पढ़ना मेन क्रिया है, मेन वर्ब है, तो हम यहाँ पर पढ़ना का ही लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कि रीड, क्या पढ़ना है? अंग्रेजी, तो लिखेंगे रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश कब पढ़ना है? सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट इसका और भी एग्जाम्पल है जहाँ पर हम मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एनीथिंग का यूज़ करते हुए इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हम इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे अगर हम अगला देखें तो अगला जो है वो एग्जाम्पल वो है कि आकाश में चांद देखो। आकाश में चांद देखो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा देखना, मेन वर्ब हो जाएगा। तो हो जाएगा कि सी, चांद देखना है, तो चांद एक ग्रह है, इसी वजह से इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा सी द मून। क्या हो जाएगा? सी द मून। कहाँ देखना है? तो इन द स्काई। तो सी द मून इन द स्काई। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मेरी मदद करो। तो क्या करना है भाई? मदद करना है। मदद करना ही जो है वो मेन वर्ब हो गया। तो हो जाएगा कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। पेड़ काटो, तो क्या हो जाएगा? कट द ट्री। हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? मेन वर्ब को पकड़ेंगे। काटना यहाँ पर मुख्य क्रिया है,
मेन वर्ब है, इसी वजह से मैंने यहाँ कट पहले लिखा, कट द ट्री, आदेश दिया जा रहा है, पेड़ काटो, आदेश दिया जा रहा है क्या, पेड़ काटो, कट द ट्री। नेक्स्ट क्या है, वहां बैठो, तो क्या हो जाएगा, सिट देयर, वहां बैठो। दोपहर में आराम करो, तो आराम करना मतलब रिलीफ लेना, तो हो जाएगा टेक अ रेस्ट इन द नून, टेक द रेस्ट इन द नून, दोपहर में क्या करो, आराम करो। वो अलग बात है कि हम दोपहर में वीडियो शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पैसा कमाओ, कमाना जो है वो मेन वर्ब हो गया, तो हो जाएगा अर्न द मनी, अर्न द मनी। या अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अर्न मनी, पैसा कमाओ। नेक्स्ट सत्य बोलो, तो सत्य बोलो तो क्या हो जाएगा, अभी इसको बनाए थे, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो भाई, हमेशा सत्य बोलो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहां आओ, तो क्या हो जाएगा, कम हियर, क्या हो जाएगा बाबू, कम हियर। सुबह में स्नान करें, सुबह में स्नान करें, तो स्नान करना है तो बात करना है, सुबह में स्नान करें तो लिखेंगे कि सुबह में स्नान करें तो बाथ इन द मॉर्निंग, बाथ इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या करो, स्नान करो। नेक्स्ट इसी को जो है वो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सुबह में स्नान करो, और अगर सेंस बेस पर बनाए तो शावर ले लो भाई, नहा लो आप, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि मैदान में क्रिकेट खेलो, तो क्रिकेट खेलना, खेलना यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, तो जब खेलना मेन वर्ब हो गया तो पहले मेन वर्ब को लिखेंगे, यानी प्ले, तो हो जाएगा कि प्ले, और क्या खेलना है, क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, कहाँ खेलना है, मैदान में, तो प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस को यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं, और एग्जाम्पल्स का जो है वो भरमार है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों को समझ सकें। और जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, केवल वीडियो मत देखिए, देखने से नहीं होगा, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। मैं स्पेस भी दे रहा हूँ, मैं बीच बीच में हट भी जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और खूब बढ़िया से जो है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जैसे सुबह में सड़क पर दौड़ो, तो दौड़ना का क्या होगा, रन। कहाँ दौड़ो, सड़क पर, तो रन ऑन द रोड। कब दौड़ना है, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। तो रन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, सुबह में सड़क पर दौड़ो। नेक्स्ट, मंच पर एक गीत गाओ, तो क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। वर्ब क्या है, सिंग, तो सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेज, मंच पर एक गीत गाओ। वर्ब को पहले पकड़ेंगे, तो वर्ब यहाँ पर सिंग है, तो सिंग अ सॉन्ग ऑन द रोड। नेक्स्ट क्या, सॉरी रोड कह रहे हैं, ऑन द स्टेज। नेक्स्ट क्या है, रात में रोटी खाओ, तो हो जाएगा ईट ब्रेड, ईट खाना, मेन वर्ब हो गया ना, ईट ब्रेड, ईट ब्रेड इन द नाइट, इन द नाइट, ईट ब्रेड इन द नाइट। नेक्स्ट, समय पर सुबह में उठो, समय पर सुबह में उठो, तो उठना जो है वो मेन वर्ब हो गया। तो जब उठना मेन वर्ब हो गया तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वेकअप, वेकअप। कब उठना है, मॉर्निंग में, तो वेकअप इन द मॉर्निंग, वेकअप इन द मॉर्निंग एट टाइम, यानी समय पर जो है वो सुबह में क्या करना है, उठना है, वेकअप इन द मॉर्निंग एट टाइम। नेक्स्ट है कि रोज फल खाओ, फल खाओ, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो, रोज फल खाओ, पढ़ाई भी करो और खूब जो है वो मन लगा के पढ़ाई करो और सेहत पर भी ध्यान दो, फल खाओ, तो रोज फल खाओ और क्या करो, तो स्वस्थ रहो, तो रोज फल खाओ, तो क्या हो जाएगा, ईट फ्रूट्स, ईट फ्रूट्स डेली, रोज फल खाओ। ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, बाजार में फल बेचो, तो सेल मीन्स होता है बेचना, तो क्या हो जाएगा, सेल द फ्रूट्स
सेल द फ्रूट्स इन द मार्केट। बाजार में क्या करना है? फल बेचना है। सेंटेंस यही दिया गया है कि बाजार में फल बेचो। तो बाजार में फल बेचो तो फल एगो नहीं ना बेचोगे जी, फल टोकरी में बेचोगे, फल रेडी पर लगाओगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखोगे। तो फल भले लिखा गया है लेकिन हम यहाँ पर बहुवचन कर दिए हैं, प्लूरल फॉर्म में कर दिए हैं फ्रूट्स। तो सेल द फ्रूट्स इन द मार्केट, बाजार में फल बेचो। क्लियर है? नेक्स्ट है कि दिन में चावल खाओ। दिन में क्या करो? चावल खाओ। रात को क्या खाओ? रोटी खाओ। तो दिन में चावल खाओ तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ईट फ्राइड, ईट बॉइल्ड लिखो, ईट बॉइल्ड राइस। कब खाना है? दिन में। तो इन द डे, यानी कि दिन में क्या खाओ? तो दिन में जो है वो बॉइल्ड राइस खाओ, दिन में जो है वो चावल खाओ। नेक्स्ट, मार्च के महीना में परीक्षा दो। इसके पहले भी परीक्षा दो, जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर टेस्ट हो रहा है तो उसकी भी तैयारी करो, खूब बढ़िया से परीक्षा दो। लेकिन सेंटेंस है कि मार्च के महीना में परीक्षा दो। तो मार्च के महीना में परीक्षा दो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि गिव एग्जाम इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीना में क्या दो? एग्जाम दो। क्लियर है बाबू? अब ये जो है हमने देख लिया इंपरेटिव सेंटेंस के बेस पर एग्जाम्पल्स को। अभी और भी है कि होली के अवसर पर नया कपड़ा पहनो। खूब नया नया कपड़ा पहनते हैं जब होली आता है, तो होली में जो है खूब नया नया कपड़ा पहनते हैं। होली खेलने के लिए जो है उजला रंग का जो है वो नेता काट कुर्ता पहन लेते हैं, उस पर रंग वंग लग जाता है, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर शाम को जो है नया कुर्ता पैंट पहनते हैं। तो होली के अवसर पर नया कपड़ा पहनो। तो पहनना जो है वियर, यहाँ पर मेन क्रिया है तो लिखेंगे कि वियर द न्यू क्लॉथ, वेयर द न्यू क्लॉथ एट द ओकेजन ऑफ, एट द ओकेजन ऑफ होली। होली के अवसर पर नया कपड़ा पहनो। नेक्स्ट क्या है कि दुख की घड़ी में दूसरों की मदद करें। तो मदद करना यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, हेल्प। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हेल्प, दुख की घड़ी में दूसरों की मदद करो। तो हेल्प द अदर्स इन द, दुख की घड़ी में, पैनिक कंडीशन, दुख की घड़ी में, दर्द की घड़ी में। तो हेल्प द अदर्स इन द पैनिक कंडीशन, पैनिक कंडीशन। क्या हो जाएगा कि हेल्प द अदर्स इन पैनिक कंडीशन, द नहीं होगा, इन पैनिक कंडीशन, हेल्प द अदर्स इन पैनिक कंडीशन। नेक्स्ट है बच्चों के लिए एक स्कूल खोलो। भाई कोचिंग चल रहा है, अब स्कूल खोलो, स्कूल खोलो ताकि बच्चे जो है वो शिक्षित हो जाए। बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी मानसिक संरचना को इस प्रकार से राष्ट्रवाद से भर दिया जाए, इस प्रकार से राष्ट्र प्रेम से भर दिया जाए कि वो राष्ट्र को एक नई ऊंचाई देने के लिए, राष्ट्र को मजबूती देने के लिए अपना कर्म अर्थात अपने अध्ययन करने का तरीका इतना सुदृढ़ कर लें कि उनका व्यक्तित्व भी निखर जाए और राष्ट्र का विकास भी हो जाए। तो बच्चों के लिए एक स्कूल खोलो। बच्चों के लिए एक स्कूल खोलो मतलब ध्यान दीजिएगा, ओपन अ स्कूल, एक स्कूल है, ओपन अ स्कूल किसके लिए? तो बच्चों के लिए। तो फॉर चिल्ड्रेन, ओपन ए स्कूल फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है कि खेत में बीज बो। तो खेत में बीज बो, ये आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, तो इसके निगेटिव फीचर्स को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। तो निगेटिव सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस का होता है उसका ट्रांसलेशन बनाते समय मेन वर्ब के पहले अर्थात वाक्य के शुरू होने के पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, डोंट है, डू नॉट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग है। यानी आप सेंटेंस को शुरू करने से पहले डू नॉट या किसका यूज करेंगे? डोंट का प्रयोग करेंगे। अब डू नॉट और डोंट का प्रयोग ही करेंगे। अब कोई विद्यार्थी ये न कहे कि डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं, डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे जो है वो समझना है। इससे पहले भी मैंने बताया है, ज़्यादा तेजी में आगे नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे ही सफलता को प्राप्त करना है, क्योंकि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। रोज जो हम काम करते हैं उसका प्रतिफल हमें एक दिन मिलता है।
तो ज़रूरत है रोज काम करने की। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा रोज पढ़िए। अगर आप अपने दिनचर्या में से 4 घंटा अध्ययन को दे रहे हैं तो 4 घंटा डेली पढ़िए। ये 4 घंटा आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। अगर आपकी कार्य क्षमता अधिक है तो आप उसके अनुरूप जो है अपने आप को ढालिए। आप 6 घंटा अगर पढ़ना चाहते हैं तो 6 घंटा पढ़िए, पार्टीशन कीजिए, पढ़िए, लेकिन ये ना कि एक दिन पूरा 6 घंटा पढ़ गए और अगले दिन जो है पूरा गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है। कहा भी तो गया है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक दिन के मेहनत से कुछ नहीं होगा। माली भी 100 घड़ा सींचता है, लेकिन फल उसको तभी मिलता है जब ऋतु आती है, उपयुक्त समय आता है। तो जरूरत है माली की तरह 100 घड़े सींचने की, अर्थात जरूरत है आपको रोज प्रतिदिन काम करने की। मेरा काम पढ़ाना है, मैं वो कर रहा हूँ, आपका काम पढ़ना है। आप मन लगा करके पढ़िए, आप मन लगा करके पढ़िए, और वो सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने से रोक रही हैं वो आपकी दुश्मन है, उनसे दूरी बनाइए। वो मोबाइल हो, मित्र हो, या कुछ भी हो जो आपके पढ़ाई में बाधक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए और डेली जो है वो पढ़ना है। आते हैं टॉपिक पर कि हल्ला मत करो। क्या है? हल्ला मत करो। तो हल्ला मत करो तो क्या हो जाएगा? हल्ला मत करो तो होगा डोंट क्राई। हल्ला मत करो भाई, डोंट क्राई, मत चिल्लाओ। नेक्स्ट, शराब मत पियो तो क्या हो जाएगा? डोंट ड्रिंक वाइन। अब कई बार जो है ऐसे भी विद्यार्थी लोग बना देते हैं कि डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मतलब भी हो गया कि शराब मत पियो, दोनों सही है। दोपहर में चाय मत बनाओ तो क्या हो जाएगा? डोंट मेक टी इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। अब कई लोग कहते हैं कि हम केवल और केवल नून का यूज करेंगे, सही है, आफ्टरनून भी सही है, नून भी सही है। किसी को गाली मत दो तो क्या हो जाएगा? डोंट एब्यूज किसी को, भाई एनीवन। काहे लिए किसी को गाली दीजिएगा? गाली क्यों दीजिएगा? गाली नहीं देना है। सदैव मीठा बोलना है, सदैव जो है वो मधुर बोलना है, ताकि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे मित्र हमसे जुड़ें। गाली नहीं देना है। सिगरेट मत पियो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा डोंट स्मोक, सिगरेट मत पियो। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। क्लियर है बाबू? सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया? डोंट का प्रयोग किया। इसके बाद किसका प्रयोग किया? मेन वर्ब का प्रयोग किया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एनीथिंग जो दिया रहेगा वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि टेबल पर मत लिखो। बड़ा आप लोग बेंच पर बैठते हो तो लिख देते हो कोचिंग क्लासेस में, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप टेबल पर मत लिखो। ऐसा आदेश अगर दिया जाए तो क्या होगा? डोंट राइट ऑन द टेबल, टेबल पर मत लिखो। बिना टिकट का यात्रा मत करो। डोंट ट्रैवल, डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट, विदाउट टिकट, बिना टिकट का यात्रा मत करो। बिजली मत छुओ, सटलत गैला बेटा, बिजली मत छुओ, बिजली मत छुओ। डोंट टच, डोंट टच, बिजली है इलेक्ट्रिसिटी, डोंट टच इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, रात में मत टहलो तो सबसे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि रात में मत टहलो। डोंट वॉक इन द नाइट, रात में मत टहलो। बुरा मत मानो तो क्या हो जाएगा? डोंट टेक बैड, बुरा मत मानो। या डोंट फील बैड, बुरा मत मानो। डोंट टेक इट बैड, इसे बुरा मत मानो। या डोंट फील बैड, बुरा मत मानो। वर्ग में मत थूको, ये सबसे ज़्यादा है डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ। वर्ग में मत थूको, तो वर्ग में मत थूको मतलब डोंट स्पाइट, वर्ग में मत थूको। डोंट स्पाइट इन द क्लास, वर्ग में मत थूको। झूठ मत बोलो,
तो क्या हो जाएगा, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। चलती ट्रेन में मत चढ़ो, तो डोंट, चढ़ना का क्या होगा, तो चढ़ना का होगा चलती ट्रेन में मत चढ़ो, तो डोंट कैच, ट्रेन को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ करके और चढ़ जाते हैं, चढ़ते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि डोंट कैच द रनिंग ट्रेन, है ना, डोंट कैच द रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन में मत चढ़ो, चलती ट्रेन को मत पकड़ो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में और भी कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए कि दिन में मत सो, डोंट स्लीप इन द डे, डोंट स्लीप या डू नॉट स्लीप इन द डे। क्लियर है। सड़क पर दुकान मत खोलो, तो क्या हो जाएगा बाबू, डोंट ओपन द शॉप ऑन द रोड, सड़क पर दुकान मत खोलो। रात में यहाँ मत खेलो, खेलना जो है वो पहले आ गया, तो डोंट प्ले, मत खेलो यहाँ रात में, तो डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, इन द नाइट, डोंट प्ले हियर इन द नाइट। नेक्स्ट क्या है, शादी के अवसर पर वहाँ मत जाओ, जब कभी भी अगर कहीं शादी लगता है, आपके मित्र के यहाँ शादी हो, आपके घर के अगल बगल शादी हो, जब तक आपको न पूछा जाए तब तक आपको वहाँ जाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो शादी के अवसर पर वहाँ मत जाओ, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसलेशन में कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, एट द ओकेजन ऑफ मैरिज, यानी शादी के अवसर पर वहां मत जाओ। नेक्स्ट क्या है बाबू, जंगल में पेड़ मत काटो, डोंट कट द ट्री इन द फॉरेस्ट, सारा जंगल का पेड़े काट दोगे तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और जब पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इतना उत्सर्जित हो रहा है कल कारखानों से, वाहन इतना चल रहा है, और इतने सारे जो है वो कृषि अपशिष्ट जलाए जा रहे हैं कि कार्बन डाई जब उत्सर्जित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस न है जी, और जब गर्म गैस है और जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगी, तो ऊपर जब जाएगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगी, परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलने लगेगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। तो इसी वजह से जंगल में पेड़ मत काटो। ट्रांसलेशन तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक कुछ पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा जरूर। तो जंगल में पेड़ मत काटो, तो पेड़ मत काटो तो क्या हो जाएगा, डोंट कट द ट्री, डोंट कट द ट्री, कहाँ मत काटो भाई, जंगल में कहीं भी मत काटो, जंगल का तो बातें छोड़ दो, तो डोंट कट द ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ को मत काटो। ये डोंट क्या हो गया, तो डोंट जो है वो डू और नॉट डोंट बना हुआ है, यानी ये जो है ये क्या है, तो ये निगेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उससे पहले यूज किया जाएगा, ये निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और इसी के द्वारा यह पता चल रहा है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है। तो आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट भी करते चलिएगा, और आप बकायदा कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा जब कभी भी मेरे वीडियोस देखिएगा, और जब कभी भी ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बाग में फूल मत तोड़ो, बाग में फूल मत तोड़ो, तो मत तोड़ो तो क्या हो जाएगा, डू नॉट प्लक द फ्लावर, भाई फूल को मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर, कहाँ, तो गार्डन में, बाग में, तो इन द गार्डन। क्लियर है। नेक्स्ट, नेता मत बनो, डोंट बी अ लीडर, नेता मत बनो, राजनीति मत करो, नेता मत बनो। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं बच्चों, अगला, कि यदि वाक्य से रिक्वेस्ट का बोध होता है, प्रार्थना का बोध होता है, तो उसका अनुवाद बनाते वक्त जो है वो प्लीज का प्रयोग किया जाता है, और ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है। क्लियर है, इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है, और ऐसे में जो वाक्य शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, तो प्लीज से शुरू होता है। तो हम जो है वो यहाँ पर अब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का जब अनुवाद बनाएंगे तो वहाँ पर हम प्लीज का यूज करेंगे, या
कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर वही है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग है, नो डाउट इसमें यही है। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, इंपरेटिव सेंटेंस की जब शुरुआत हुई थी उसमें ही मैंने बताया था कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जो है वो मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद एनीथिंग। लेकिन जब आग्रह का बोध होता है, जब रिक्वेस्ट का बोध होता है, जब कोई विनम्र जो है वो आग्रह कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्लीज का उपयोग किया जाता है सबसे पहले। अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और वो ये कह रहा है कि नहीं सर, हम प्लीज का जो यूज़ है वो बाद में करेंगे, हम सबसे पहले मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनीथिंग, और तब जो है वो हम प्लीज का यूज करेंगे। सही है। अगर कोई बच्चा मेन वर्ब का यूज करता है, ऑब्जेक्ट का यूज करता है, एनीथिंग का यूज करता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, और प्लीज का यूज वो बाद में करता है तो भी सही है। जैसे कृपया गीत गाइए, दोनों तरीके से एक सेंटेंस बताते हैं। कृपया गीत गाइए तो हो गया कि भैया प्लीज गीत गाइए, सिंग अ सॉन्ग, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। या कोई ऐसा बच्चा है जिसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, सिंग अ सॉन्ग प्लीज, सिंग अ सॉन्ग प्लीज। भाई आग्रह दिखना चाहिए, जैसे प्लीज सिंग अ सॉन्ग, है ना, कोई बच्चा है उससे कहा जा रहा है बाबू प्लीज सिंग अ सॉन्ग, या ये बोला गया सिंग अ सॉन्ग प्लीज बाबू, तो ये रिक्वेस्ट का भाव होता है और ये दिखना चाहिए। तो यहां पर जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन के दौरान प्लीज सिंग अ सॉन्ग या सिंग अ सॉन्ग प्लीज, कृपया एक कुर्सी लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लीज, प्लीज ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाइए। कृपया चाय पी लें, प्लीज टेक टी, कृपया चाय पी लें। कृपया मुझे मिठाई दें तो क्या हो जाएगा, मिठाई आया है भाई घर पर, अब बबुआ देख रहा है, अब मिल नहीं रहा है तो अंत में मुंह खोल रहा है कि प्लीज गिव मी स्वीट, कृपया मुझे मिठाई दें। कृपया खिड़की बंद करो तो हो जाएगा कि प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्लीज का यूज कर रहे हैं, इसके बाद मेन वर्ब है क्लोज यानी बंद करना, इसके बाद जो एनीथिंग है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के बाद एनीथिंग का यूज कर देंगे। कृपया मिठाई खाएं तो हो जाएगा कि ईट स्वीट प्लीज, प्लीज का यूज लास्ट में भी कर सकते हैं, नो डाउट। अभी और देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, इतने से नहीं होगा। जैसे कृपया एक गीत गाएं तो प्लीज सिंग अ सॉन्ग, भाई एक गीत गाएं, कृपया करके एक गीत गाएं। कृपया मंच पर भाषण दें तो प्लीज गिव अ स्पीच, प्लीज गिव स्पीच, प्लीज गिव स्पीच ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। कृपया अस्पताल में एक डॉक्टर से मिलें, कृपया वर्ड लग गया है तो प्लीज का यूज करेंगे तो लिखेंगे प्लीज। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि मेन वर्ब क्या है तो मिलना, तो हो जाएगा प्लीज मीट, किससे, तो डॉक्टर से, तो मीट अ डॉक्टर, प्लीज मीट अ डॉक्टर। कहाँ मिलना है, अस्पताल में मिलना है ना, तो प्लीज मीट अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। उम्मीद करते हैं बाबू आपको खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या कठिनाई हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप कमेंट करके बताइएगा तभी तो पता चलेगा। हो सकता है कि मैं अभी स्पीड में लेकर के चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो आपको, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, इससे भी और स्पीड में बढ़ाइए और स्पीड में लेकर के चलिए। तो उस तरीके के सुझावों पर विचार किया जाएगा, और आखिर विचार न किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, आपके लिए ही तो पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप जैसे कहोगे, स्लोली स्लोली बोलोगे कि सर थोड़ा सा और धीरे धीरे पढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। अगर आप कहिएगा सर एग्जाम्पल ज़्यादा है, थोड़ा सा कम एग्जाम्पल कर दीजिए, वो भी किया जाएगा। क्लियर है ना। तो आगे देखते हैं, आगे है कि कृपया वहाँ जाएं तो हो जाएगा प्लीज, कृपया वहाँ जाएं तो वर्ब हो जाएगा सबसे पहले गो देयर, प्लीज गो देयर। कृपया धूप में कपड़ा सुखाएं तो हो जाएगा प्लीज कपड़ा सुखाएं, तो ड्राई मीन्स होता है सुखाना, प्लीज ड्राई द क्लॉथ इन द सन। यानी कि अब यहाँ पर हमने ट्रांसलेट कर दिया कृपया, प्लीज,
प्लीज के बाद अब चाहिए क्या, तो मेन वर्ब हो गया। ड्राई सुखाना, क्या सुखाना, कपड़ा सुखाना, तो प्लीज ड्राई द क्लॉथ, कहाँ सुखाना है, धूप में, तो इन द सन। नेक्स्ट है बाबू कि कृपया एक खत लिखें, तो कृपया है तो क्या हो जाएगा, प्लीज, और लिखना हो गया मेन वर्ब, तो प्लीज राइट अ लेटर, प्लीज राइट अ लेटर। कृपया शहर में पैसा कमाएं, शहर में जब गए हैं भाई तो पैसा कमाएं, खूब पैसा कमाएं और खूब भेजें। आप लोग भी जो है वो ISPCS बन जाइए, 12 क्लास के बाद ग्रेजुएशन बढ़िया यूनिवर्सिटी से कीजिए, CUET का एग्जाम दे करके। नेक्स्ट टारगेट जो 12 क्लास वाले बच्चे हैं वो CUET 2024 को रखेंगे टारगेट, और जब ये क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में, JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप जाइए और वहाँ से जो है वो ग्रेजुएशन पूरा कीजिए 10+2 के बाद। खूब नाम रोशन कीजिए अपने माता पिता का, और वहाँ से पढ़ लिख करके ISPCS बन करके निकलिए। जब शहर में जाइए, आपका पोस्टिंग हो जाए तो खूब पैसा कमाइए, खूब घर पर जो है वो पैसा भेजिए, कुछ पैसा जो है वो लोगों के कल्याण में भी लगाइए, समाज सेवा में भी लगाइए। तो कृपया शहर में पैसा कमाएं, तो क्या हो जाएगा प्लीज, कमाना का हो जाएगा अर्न, प्लीज अर्न मनी, प्लीज अर्न मनी इन द सिटी। भाई सिटी में आप गए हैं तो खूब पैसा कमाइए। कृपया यहाँ बैठें, तो कृपया तो हो जाएगा प्लीज यहाँ बैठें, सिट हियर। कृपया गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोलें, तो कृपया जुड़ गया तो लिखेंगे प्लीज ओपन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल खोलना है, तो प्लीज ओपन अ स्कूल, प्लीज ओपन अ स्कूल इन द विलेज। कहाँ खोलना है, गांव में, इन द विलेज, किसके लिए, बच्चों के लिए, तो फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए जो है वो गांव में स्कूल खोलने की बात की जा रही है। कृपया गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल खोलें, तो प्लीज ओपन अ स्कूल इन द विलेज फॉर चिल्ड्रेन। कृपया मेला में एक दुकान खोल लें, या मेला में एक दुकान खोल दें, तो हो जाएगा प्लीज ओपन अ शॉप इन द फेयर। फेयर मीन्स हो गया मेला, यानी मेला में जो है वो एक कृपया करके दुकान खोल लीजिए, तो प्लीज ओपन अ शॉप इन द फेयर। नेक्स्ट और भी देखते हैं जहाँ पर आग्रह का बोध होता है ऐसे सेंटेंसेस को, कि कृपया सुबह में दवा खाएं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो दवा खाने में भूल जा रहे हैं, तो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि कृपया सुबह में दवा खा लीजिए। तो ऐसे वाक्य जो अभी मैंने भाव बताया, कृपया सुबह में दवा खा लीजिए, कृपया सत्य बोलें, कृपया शाम में राम के साथ एक फिल्म देखें, तो ये जो रिक्वेस्ट का भाव है, ये जो टोन है, ये रिक्वेस्ट का भाव, ये टोन का भाव यही रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि कृपया सुबह में दवा खाएं, तो हो जाएगा प्लीज टेक मेडिसिन, प्लीज टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग, प्लीज टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग। कृपया फिल्म देखें, प्लीज वॉच द फिल्म, कृपया फिल्म देखें, प्लीज वॉच द फिल्म, कृपया फिल्म देखें। नेक्स्ट कृपया सत्य बोलें, तो क्या हो जाएगा, प्लीज स्पीक द ट्रूथ, प्लीज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट क्या है कि कृपया शाम में राम के साथ एक फिल्म देखें, शाम में राम के साथ फिल्म देखें। तो सबसे पहले तो कृपया का लिखेंगे तो हो जाएगा कि प्लीज, और शाम में राम के साथ एक फिल्म देखें, तो फिल्म देखना हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब, तो हो जाएगा प्लीज वॉच द फिल्म, प्लीज वॉच द फिल्म विथ राम, राम के साथ, विथ राम इन द इवनिंग। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये जो टॉपिक समझाया जा रहा है इंपरेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर आदेश सूचक वाक्यों का ट्रांसलेशन भी बनाया गया, जहाँ आग्रह यानी रिक्वेस्ट के बेस पर भी जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाया गया, ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। बीच बीच में साइड जब हो रहे हैं तो आप इसको जरूर नोट करते चलिएगा, है ना। और नेक्स्ट जो है वो अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में जब प्रस्ताव का बोध होता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है।
तो जब कभी भी अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव का बोध हो, प्रपोजल का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में लेट का प्रयोग करते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है लेट प्लस अस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाता है अदर वर्ड। क्लियर है? जैसे प्रस्ताव है, दोस्तों के बीच में ये प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? तो प्रस्ताव है कि हम लोग एक फिल्म देखें, तो हो जाएगा लेट अस वॉच अ फिल्म, हम लोग एक फिल्म देखें। नेक्स्ट, अब मिठाई खाया जाए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा लेट अस ईट स्वीट, अब मिठाई खाया जाए या अब हम लोग मिठाई खाएं। नेक्स्ट, अब हम लोग वहां चलें तो क्या हो जाएगा? लेट, अब मिठाई खाया जाए, अब हम लोग वहां चलें तो क्या हो जाएगा? लेट अस गो देयर, अब है तो लिख देंगे नाउ, लेट अस गो देयर नाउ। अब मिठाई खाया जाए, लेट अस ईट स्वीट नाउ, क्या हो जाएगा? लेट अस ईट स्वीट नाउ। नेक्स्ट क्या है? अभी हम लोग एक कार चलाए तो हो जाएगा लेट अस ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। येट, अभी है तो नाउ, लेट अस ड्राइव अ कार नाउ, अभी हम लोग एक कार चलाए। नेक्स्ट क्या है कि अब क्रिकेट खेला जाए, तो अब क्रिकेट खेला जाए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट खेला जाए। तो अब क्रिकेट खेला जाए तो हो जाएगा लेट अस प्ले क्रिकेट और अब है तो लिखेंगे नाउ, लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ। नेक्स्ट क्या होगा बाबू? अगले सप्ताह हम लोग पटना चलें, तो अब हम लोग पटना चलें, प्रस्ताव दिया जा रहा है भाई कि पटना चलना है, तो पटना चलना है तो सबसे पहले लेट अस, कहाँ चलना है? पटना, तो लेट अस गो टू पटना, और कब चलना है? अगले सप्ताह, तो लिखेंगे लेट अस गो टू पटना इन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह पटना चला जाए। कल हम लोग मिठाई खरीदे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि लेट अस खरीदना, तो खरीदना का क्या हो जाएगा? परचेज करना, तो लेट अस परचेज, लेट अस परचेज, लेट अस परचेज स्वीट, लेट अस परचेज स्वीट। कल हम लोग मिठाई खरीदे तो हो जाएगा यस्टरडे, लेट अस परचेज स्वीट यस्टरडे। नेक्स्ट क्या है? आकाश में चांद देखा जाए तो हो जाएगा लेट अस सी द मून इन द स्काई, इन द स्काई। सबसे पहले किसका प्रयोग कर दिए? लेट अस का, उसके बाद देखना तो वर्ब हो गया तो सी, उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो द मून, इसके बाद अदर वर्ड तो क्या हो गया? अदर वर्ड में यहाँ पर आ जाएगा इन द स्काई। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में जब कभी भी अगर प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव वाले वाक्यों को कुछ इसी प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है और इसके आगे का जो भी अब स्ट्रक्चर होगा, अभी हम लोगों ने आदेश और सुझाव और साथ ही साथ जो है वो प्रस्ताव वाले वाक्यों पर आधारित इंपरेटिव सेंटेंस को अभी पढ़ा है। इसके आगे के अन्य जो भी जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो एकदम साथ बनाए रखिएगा और निरंतर जो है वो आपको ऑनलाइन भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने की मैं थोड़ी सी कोशिश करता रहूँगा। आपका साथ रहा, आपका स्नेह रहा, तो ये जो क्रिया है वो अब निरंतर चलती रहेगी और यह रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है, ये आपके लिए ही उपलब्ध है। आप सभी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं,
ऑनलाइन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा कामगर होगा, और बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल से बने रहिएगा, और साथ ही साथ जो है वो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।